ज्यादा ऊंचे पहाड़ों का साथ तो अक्सर पेड़ भी छोड़ देते हैं। कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है ऊंचाइयां छूने के लिए। Our next renowned speaker is Miss Santosh Yadav. She is Indian mountaineer and Padma Shri awardee in year 2000. She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice and the first woman to successfully climb Mount Everest from Kangshang phase. She climbed the peak first in 1992 May and then again in May 1993 with an Indo-Nepalese team. During her Everest mission of 1992, she saved the life of another climber, Mohan Singh, by sharing oxygen with him. Now she is helping people to understand the bond of nature and live healthy. She has been conferred with Padma Shri Award in year 2000 and has been a part of many international campaigns. I take this privilege to invite Ms. Santosh Yadav for her words of wisdom. Over to you, ma'am. Ma'am, please unmute yours. Yes, ma'am. Thank you. Uh, uh, it's okay. Camera to camera. I hope I'm visible and my voice is loud and clear. Yes, ma'am. You Sorry, are visible, you are audible. I'm sorry, I'm traveling. Not an issue, ma'am. ओके मेरा आज जो महिला दिवस है उसके लिए उस अवसर पर सभी मेरी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी को मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं और प्यार। आज का जो दिवस है, मैं अभी फॉरेन मिनिस्ट्री के कार्यक्रम से आ रही हूँ, तो मैंने वहां पे भी इस बात को कहा कि ये यूएन ने पता नहीं क्यों महिला दिवस घोषित किया है। मैं समझती हूँ कि हमको तो अर्धनारीश्वर का हमारे यहाँ प्रचलन है और हमें तो महिला और पुरुष दिवस मनाना चाहिए और हम पुरुष के बिना अधूरे हैं और पुरुष हमारे बिना अधूरे हैं। मेरा ऐसा सोचना है, लेकिन फिर भी खैर लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ महिलाओं ने इसके लिए काफी वो किया था। विदेश में कुछ कंट्रीज हैं जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, मोर देन 100 इयर्स हो गया है इसको। तो मैंने कहा उन महिलाओं को भी हम मना लेंगे कि अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सुंदर है। और मैं समझती हूँ कि पहले हम लोग धर्मों में बटे, फिर जातियों में बटे और आज नौबत जेंडर में बटने की आ चुकी है। और आज के इस अवसर पर मैं सभी बहनों से भी और पूरे भाइयों से भी और बच्चों से भी एक ही बात का आग्रह करूंगी कि संस्कृति की पालना करना बहुत जरूरी है। तो जब हम संस्कृति की पालना करते हैं तो उसमें ना एक धर्म दूसरे धर्म से डरता है और ना ही बंटता है, और एक जाति दूसरे जाति से डरती है, वो भी नहीं डरेंगे और ना ही बटेंगे जातियों में। उसी तरीके से हम जेंडर में जो बटने की नौबत आ चुकी है, एक महिला पुरुष से डरती है, पुरुष महिला से भी डरता है। तो इस तरीके से मैं समझती हूँ कि संस्कृति की जब पालना करती है, सारा समाज, सारी व्यवस्था, चाहे वह प्राकृतिक पर्यावरण की समस्या है, चाहे वह व्यवस्था है, चाहे वह सामाजिक पर्यावरण की व्यवस्था है, वो सारी की सारी व्यवस्थित हो जाती है। और इस उपलक्ष्य पे मैं सभी बहनों को ये आग्रह करूंगी और भाइयों को भी, बच्चों को भी, कि सबको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और मानव का सबसे पहला उद्देश्य स्वस्थ रहना है। और उसका मानव का जो स्वभाव है वो है खोज करना। तो चाहे वह पुरुष है चाहे महिला है, तो मैं समझती हूँ कि अगर वह स्वस्थ है तो स्वस्थ खोज करेंगे, हम लोग स्वस्थ समाज की निर्माण करेंगे। मैंने आज भी एक बात वहां पे भी कही और आज यहाँ पे मैं सबको इस बात को कहना चाहूंगी कि एक किसान जब खेती करने आज की जो आवश्यकता है, हर युग की आवश्यकता है, वो संस्कृति की जो आवश्यकता है, उसमें सबसे मेन जो रोल है वो है पिता और माँ दोनों का रोल है। क्योंकि माँ जो है, पृथ्वी माँ कही है मैंने, उसको पृथ्वी माँ कहा है। पिता एक बीज स्वरूप है। तो एक किसान जब खेती करने जाता है तो उस माँ का जो पृथ्वी है
हम महिलाएं भी एक पृथ्वी माँ है, उसी से जो पृथ्वी है, इसको कितना 6 महीने की खेती के लिए वो कितनी तैयारी करता है। वह बाहर लगाता है, वो मिट्टी को सुखाता है, क्यारी बनाता है, उसके बाद वहाँ पर वह बीज रोपने से पहले उसमें वह बीज को चेक करता है कि इसमें कोई घुन और कोई कीड़ा तो नहीं है। फिर वह तिथि भी देखता है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, वह पवित्र है और परवा है कि पूर्वी हवा है या पछवा हवा है, ताकि वह बीज खाली ना जाए। उसी तरीके से फिर उसके बाद बीज रोपने के बाद वह उत्सव भी मनाता है, ताकि उसको एक अच्छी वाइब्रेशन मिले। एक 6 महीने की खेती के लिए वो कितनी तैयारी करता है। लेकिन हम मानव की कोई तैयारी नहीं है, जिसकी उम्र जो है वो 100 वर्ष से भी अधिक हो जाती है, कई लोग तो 60 वर्ष है, किसी के 70 वर्ष है, 50, 10 वर्ष जो भी है। और हमारा जो 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, वो पूरे मस्तिष्क जो है वो पूरे पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। पृथ्वी लोक को ही, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो यहाँ बहुत ज़रूरी है इस बात को रखना। मैंने गवर्नमेंट से भी आग्रह किया है कि जो हमारा प्री नेटल केयर जो है, यानी कि गर्भ में बच्चा आए उससे पहले हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, माता-पिता का। क्योंकि वो तभी तो एक संतुलित 5 तत्व का शरीर इस समाज को देगा। उसमें क्या है कि हम एक एक सिलेबस के रूप में ये आना चाहिए कि वो 17 दिन हमारे लिए जब गर्भ धारण करते हैं, तो वो हमारे लिए एक महिला के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यदि सही तिथि में गर्भ धारण किया, तो वह कुल का दीपक हो जाता है। अगर गलत तिथि में धारण कर लिया, तो वह कुल का विनाश कारक हो जाता है। वो तो हम समाज में देख ही रहे हैं, कई बार कैसी-कैसी बातें हो जाती हैं। चाहे वह बच्चा है हमारा, चाहे बच्ची है। तो उसी तरीके से अगर हम 17वें दिन गर्भ धारण करते हैं, तो 17वें दिन गर्भ धारण करने का तो परिणाम ये होता है कि हम जो अबॉर्शंस होते हैं और किस तरीके से या फिर अगर वो बच्चा अबॉर्शन नहीं हुआ, अगर गर्भ ठहर गया, तो वह बच्चा बहुत स्वस्थ नहीं रहता है या पैदा होने के 6 महीने के बाद कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होके वो प्राण त्याग देते हैं। तो इस तरीके से या फिर कोई ना कोई शरीर में और मानसिक रूप से कमी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पे मैं इस मैसेज को देना चाहती हूँ सबको। इवन भारत सरकार से मैं आग्रह कर रही हूँ कि किस तरीके से इसका एक सिलेबस होना चाहिए। और क्योंकि स्वस्थ रहने की बात मैंने कही है, तो ख़ैर वैसा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आवश्यकता में जीने की आवश्यकता है। जब हम आवश्यकता में जीते तो हम अपनी जागरूकता को बहुत ज़बरदस्त ले लेते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आज के जो महिला दिवस है, मैं अपनी माँ और दादी और मेरी तमाम बहनें, मेरी सास, है ना? उनको सबको डेडिकेट करना चाहूँगी क्योंकि इस दुनिया में अगर मैं हूँ, तो मेरी माँ के गर्भ से तो मैंने जन्म लिया, लेकिन वो वाक़या बहुत सुंदर-सा है जब एक भिक्षु भिक्षा माँगने आए थे मेरे घर पर और उन्होंने कहा कि मेरी माँ को आशीर्वचन कहा कि "दूधो नाओ पूतो फलो।" तो उन्होंने कहा मेरी दादी ने कि नहीं हमें तो बेटी चाहिए और नियति को जो मंजूर था अ, मैं 5 भाइयों के बीच में एक बहन पैदा हुई और मेरी दादी की मैं बहुत लाडली मेरे पिता का हरियाणा जैसे जगह पे मैं पैदा हुई जहाँ पे भ्रूण हत्या का सबसे ज़्यादा या महिलाओं की सबसे कम संख्या है। लेकिन फिर भी वैसे माहौल में मुझे एक डिमांड बेटी मैं बनी, हैं? मुझे एक मांगी हुई बेटी के नाम से मुझे जाना गया और मेरे पिता के गले का हार मैं रही। मैं इसलिए इस बात को ज़रूर कहूँगी कि माता-पिता दोनों अपने बच्चों को इतना प्रेम करें कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मेरा जो आत्मबल जो है, वह उसकी देन है। मैं मानती हूँ इस बात को कि समाज के दबाव में आकर के मेरे माता-पिता भी खुद काफ़ी परेशान हो जाते थे और चाहे मेरी शिक्षा को लेकर के क्योंकि बहुत कम उम्र में हमारी शादी हो रही थी 14 वर्ष की आयु में, माँ ने कहा अभी छोटी है और चाहे वो मेरा पर्वतारोहण का भी क्षेत्र था, उसमें भी हमें मतलब बहुत वो चिंतित हो जाते थे।
कि एक ही बेटी है, इसको कुछ हो गया, हाथ पैर टूट गया तो कोई ब्याह भी नहीं करेगा, दहेल कुंवारी रह जाएगी। तो उनकी चिंताएँ वो अपनी जगह थी, वो मैं गलत नहीं कहती उसको। मैं नतमस्तक होती हूँ कि उनके जो कंसर्न मेरे मेरे प्रति है, उनका प्यार जो था मेरे प्रति। ये हम जो कोई भी विषय को हम लेते हैं तो उसमें हमारी ज़िम्मेवारी भी बनती है कि हम किस तरीके से उसको ही एक ज़िम्मेवारी से बढ़ाएँ आगे, चाहे वो अपनी शिक्षा है और चाहे वह माउंटेनियरिंग का क्षेत्र था मेरा। तो मैंने बहुत मेरी ख़ासकर जो छोटी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ और बहनें सुन रही हैं, तो उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि जभी भी कोई भी विषय को हम चुनें, यदि समाज उसके लिए एग्री नहीं करता है, तो हमें उस बात को मनाने के लिए बड़ी ही सरल तरीके से और बड़ी समर्पण भाव से उसको समझाना है। और मैं झगड़े में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि झगड़ा एक नकारात्मकता है और वो आपकी ऊर्जा को ले जाता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सब चीज़ों का फेस किया और मैंने बिना झगड़े किए हुए चुपचाप सब काम कर लेती थी। और इसका फ़ायदा मैं हॉस्टल में रहती थी तो उसका मुझे काफ़ी मिला। और मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से हूँ, लेकिन गाँव तो गाँव होता है। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। 11 किलोमीटर पैदल जाना, पढ़ने जाना, पूरे गाँव से अकेली लड़की थी। अ, शिक्षित जो हो रही थी, 11 किलोमीटर हम पैदल जाते थे। लेकिन यहाँ एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं की जो सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी जो है, उसकी गवर्नमेंट से पहले बात की जिसकी वज़ह से हमें काफ़ी जो लंबी जो छुट्टियाँ मिली हैं, वो जो नहीं है, हमें और लंबी छुट्टियाँ चाहिए। क्योंकि हमारी ज़िम्मेवारी जो है वह बच्चे बहुत ही और मैं समझती बच्चे हैं वो एक समाज का एक क्योंकि जब महिला काम पे चली जाती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी बच्चे पीछे से अकेले रहते हैं। अगर दादा-दादी, नाना-नानी हैं, तो वह जो है बहुत उनका रोल है। लेकिन माँ का क्योंकि वो मेरी बेटी ने भी एक दिन मेरे से प्रश्न किया कि माँ क्या हम पिता का भी तो रोल होता है बच्चों को पालने का। तो मैंने कहा बेटा ज़रूर, लेकिन माँ का सबसे ज़्यादा रोल इसलिए बन जाता है क्योंकि 9 महीने वो अपने गर्भ में रखती है बच्चे को और बच्चा उसी की खुशबू को पहचानता है, उसी के स्पर्श को पहचानता है। पिता का तो परिचय माँ ही देती है कि तुम्हारे पिता है, क्योंकि वो है इस जन्म में कई अंतर होता है। मैंने आज भी इस बात को कहा कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जभी भी कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा संघर्ष या कोई कठिनाई आती है, तो वो आज भी मुझे सपने में दिखती है और मुझे आशीर्वाद देती हुई दिखती है इनफैक्ट और हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती हुई दिखती है। मेरी दादी दिखती है इनफैक्ट, पहाड़ों में जब मैं चली जाती थी, कभी बहुत कठिनाई आती थी। वहाँ पर जब कभी-कभी ऐसी चीज़ होती थी कि हमें अगला पड़ाव कैसे क्या करना, बहुत कठिनाई आती थी, तो मेरी दादी स्वयं मुझे दिखती थी सपने में। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये रिश्ता बस एक ही जन्म का है, नहीं। मैं जो अनुभव के साथ मैं कह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इवन अपने जॉब से इस्तीफ़ा दिया अपने बच्चों को पालने के लिए कि नहीं, इनकी बहुत ज़रूरी है ये ज़िम्मेवारी। मैं कम में आवश्यकता में जी लूँगी, कम चीज़ों में रह लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बच्चों का प्यार जो है, उसकी माँ का प्यार जो है, उनसे नहीं छीनना चाहूँगी। मैं बहुत ही इसको भावुकता से इस बात को रख रही हूँ। मेरे ख़्याल से मेरी सभी बहनें इस बात को समझेंगी। हमारी महिलाओं को पढ़ा-लिखा होना चाहिए और पढ़ लिख कर के उसके बाद जब बच्चे पैदा करते हैं, परिवार जब बनाते हैं, कुछ समय के लिए सरकार को और पूरे समाज को, पूरे परिवार को हम सबकी मदद करनी चाहिए कि उस वक़्त जो है, सरकार को जो है, हमें एक विद पे लंबे समय की छुट्टी देनी चाहिए और या फिर कुछ ऐसा वर्क है जो घर से ही हमें घर से कुछ काम करने का मौका देना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, जब मेरा बच्चा 1
सप्ताह का था और मैं उसके बिस्तर से उठ के बाहर बाथरूम क्योंकि मेरा अटैच बाथरूम मैंने नहीं रखा था अपने कमरे का। तो मैं बाथरूम में जा रही थी तो अपने कमरे से उठ के जाने लगी तो मेरी माँ उनके पास बैठी, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे ही मैं उठी हूँ तो वो जब तक मैं उस कमरे को नहीं छोड़ी तो पूरा मुँह घुमा करके मुझे देखने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैं बाथरूम से कई देर के बाद आई, तो अभी मैं कमरे में एंटर नहीं की हूँ, करने वाली हूँ तो उसने तुरंत मेरी खुशबू को लेने के लिए उसने मुँह घुमा लिया। तो मेरी माँ कहने लगी कि देखो बेटा, वो तुम्हारी खुशबू को कैसे महसूस करने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले वो मुँह नहीं घुमा रहा था। जब तुम चली गई थी, तब तक घुमा रहा था, उसके बाद सीधा मुँह। तो ये सारी चीज़ें बड़ी संवेदनशीलता के साथ मैं रखना चाहूँगी कि आज समाज में ये सरकार, पूरे समाज, पूरा परिवार को हम सबका साथ देना पड़ेगा, ताकि उस वक़्त जब बच्चा छोटा होता है तो हमें अपने जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी बड़ी-बड़ी सपने हैं, उनके ऊपर कुछ समय के लिए हमें विराम देना चाहिए। मेरा ये एक अनुरोध है आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। और मैं एक पर्वतारोही हूँ, तो उसके कारण मैं ज़रूर एक अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं और क्योंकि ये अनुभव इतना थ्रिलिंग है कि एक मुझे बहुत ज़बरदस्त इसका अनुभव हुआ कि जब मैं 11 तारीख को 10 तारीख को क्लाइंब कर चुकी थी। जब मैं 10 तारीख को क्लाइंब कर चुकी थी और 11 तारीख को हम जब कैंप 4 में आ गए थे, तो इतना ज़बरदस्त वहाँ पर तूफ़ान उठा कि मेरे टीम मेंबर्स जो है टेंट से बाहर नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि देखो अगर टेंट से बाहर नहीं आएँगे तो हमारी यहीं पर शरीर त्यागना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि वो इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया था और वहाँ ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो मैंने उनको कोशिश की नीचे लाने की लेकिन वो लोग माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं हमें डर लग रहा है इस हवा से, हम नहीं आ पाएँगे बाहर। फिर मैंने उनको आग्रह किया कि ठीक है, मैंने डिसीज़न लिया क्योंकि हमारे वॉकी-टॉकी काम नहीं कर रहे थे नीचे, हमारी बातचीत नहीं हो पा रही थी नीचे। फिर मैंने उन लोगों को कहा कि देखो यदि ये लोग नहीं आएँगे तो क्योंकि 1985 में भी ऐसे पूरे आर्मी के 5 लोग इसी तरीके से मर गए थे। 4 दिन तक वो टेंट से बाहर नहीं आए तो बिना ऑक्सीजन के और नीचे से ऊपर लोग जा नहीं पाए थे। तो मैंने कहा अभी थोड़ा मौसम तो थोड़ा बहुत ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग था तो मैंने कहा नीचे जाऊँगी तो कुछ टीम आ जाएँगी इनको बचाने के लिए। तो मैं नीचे गई तो उसी वक़्त दौरान जब मैं नीचे जा रही तो मैं बहुत बड़े तूफ़ान में फँस गई और उस तूफ़ान में फँसने के कारण मेरी एक समय ऐसा आया कि अब शायद मैं भी नहीं बच पाऊँगी। वो तूफ़ान मुझे उठा के फेंक रहा था, मेरे हाथ फ्रोज़ बाइट हो गए थे। ख़ैर समहाउ मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कहा संतोष नहीं तुम ज़िंदा हो, तुम अभी हिम्मत नहीं हारो और मैंने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की और मैं बच पाई। कैंप 2 में आई, तो डॉक्टर आए हुए थे ब्रिटिश और अमेरिका के नीचे रिसर्च कर रहे थे। वो उस दिन वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये हाथ जो है बच नहीं पाएँगे, आपके हाथ कट जाएँगे क्योंकि ब्लू हो गए थे बिल्कुल। सेंसेशन खत्म हो गया था। फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं जान के हर अपना डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर तो बाहर से देख रहा है, लेकिन अंदर से मैं ज़्यादा फ़ील कर रही थी कि बिल्कुल सेंस है ही नहीं मेरे हाथों में। फिर भी मेरे भोले से मन ने कहा कि नहीं मैं बच जाऊँगी। मेरा मेरे हाथ बच जाएँगे और मेरे हाथ ऐसा मैंने सोचा तो वो सकारात्मक जो सोच थी मेरी उसने सकारात्मक हार्मोन्स बनाने से मैं सही निर्णय लेने तक पहुँची और मैंने कहा मैं नीचे जाऊँगी। तो लोगों ने कहा आप नीचे नहीं जा सकती क्योंकि वो कम से कम 100 लैडर थे वहाँ नीचे जाने के लिए और 100 लैडर का मतलब है कि बहुत चौड़े-चौड़े दरारें थी और एक लैडर की लंबाई 15-15 फुट और 20 फुट, कोई 10 फुट और चौड़ाई जो थी वो 1 फुट थी ताकि कोई दूसरा मुझे बचा भी नहीं सकता आकर के, मुझे मदद भी नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने कोहनी एल्बो का सहारा लिया, उसके अंदर रस्सी को डाला, क्योंकि रस्सी को तो पकड़ना है, क्रॉस कैसे करूँगी मैं? तो खैर मैं 100 से भी ज़्यादा लैडर मैंने पार किए। फिर मैं 6 घंटा लगा मुझे बेस कैंप पहुँचने के लिए। बेस कैंप पहुँची तो वहाँ पर डॉक्टर रीटा पटेल बहुत परेशान हुई
और वो रोने लगी कि तुम्हारे हाथ नहीं बच पाएंगे, तुम्हारी हाथ की कंडीशन बहुत बुरी है। मैंने उनको भी ये पुनः दोहराया कि नहीं नहीं, मेरे हाथ बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा मुझे, आप सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू कीजिए। जो लड़की कभी दवाई नहीं खाती थी, जो हमारी प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती थी, वो भी नहीं खाती थी मैं, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, पर मैं उस दिन कह रही थी मुझे जो दवाइयां देना दो। खैर, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, मैं हेलीकॉप्टर बिल्कुल नहीं मांगूंगी, क्योंकि वो कल हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगी। तो मैं इसलिए सवेरे, मैं तो 2 बजे ही उठ के प्लान कर रही हूँ जाने का, बस 5-6 घंटे रेस्ट करूंगी और फिर मैं चल दूंगी। तो खैर, मैं नीचे गई और लगातार मैं 4 दिन के रास्ते को 23 घंटा लगातार मैं चलती रही, जहां से मुझे फ्लाइट मिलनी थी। तो मैंने वो लिया, और मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर मैं हेलीकॉप्टर का इंतजार करती, हेलीकॉप्टर मुझे उठाता तो मेरे हाथ नहीं बचने थे, क्योंकि मैं पैर चली, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, टिश्यूज रिवाइव होने लगे। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि आपका जो है जो विश्वास है ना अपने ऊपर, हमेशा बनाए रखना, और वो विश्वास से ही हम आगे, वही मैंने, उसी को मैंने भगवान कहा है, बिलीव इन योरसेल्फ। तो हमने अगर अपने अंदर बिलीव किया, तो वो है बिलीव क्या होता है कि आपके अंदर एक सकारात्मक सोच को डेवलप कर देता है। और सकारात्मक सोच क्या है, आपके सकारात्मक हार्मोन्स डेवलप हो रहा था मेरा उस वक्त, जिससे कि मैं सही सकारात्मक निर्णय लेने की स्थिति में जा रही थी। तो इसलिए कभी भी समस्या आती है बहुत तरह की, तो हमेशा उसका क्रोध से नहीं, बल्कि एक सरलता से और बहुत सहजता से उसका सामना करते हुए, और सही निर्णय अपने, जो मैंने कहा कि विश्वास के बना के ही आगे निर्णय ले सकते हैं हम लोग। तो ये सब बातें बहुत ऐसी अनुभव है हमारे जीवन के, जिससे कि मैं ये माउंटेन के पल भी मैं आप लोगों से शेयर कर पाई। और बाकी का तो मैं क्या कहूँ, मैं सबके लिए स्वास्थ्य की कामना कर सकती हूँ। और हमारी बहनें बहुत काफी कुछ किया है। मैं तो भारत का बहुत ही भारत देश का शुक्रगुजार करती हूँ कि आज भी नहीं, बल्कि हम तो जब से पूरे अलग अलग देशों में तो अभी जाकर के उनको वोटिंग राइट मिला है। हमें तो वोटिंग राइट बहुत पहले से ही दे दिया गया था। ठीक है, हमारी सामाजिक ढांचा है, उसके भी कारण हमारा इतिहास उसका है, क्योंकि इतिहास में हमारे साथ इतने अत्याचार हुए हैं हमारी महिलाओं के। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, तो उनके पीछे कारण है, उनकी चिंता है, क्योंकि लड़की सुरक्षित नहीं महसूस करती है। लेकिन हम सबको, समाज को संस्कारित करने की जरूरत है, संस्कृति की पालना करने की जरूरत है, जिससे क्या है कि महिला खुले में सांस ले सकती है और उसका सम्मान होगा। देखिए, संस्कृति की पालना किए बिना हम लोग कोई भी किसी चीज की आशा करना, ये हमारे लिए असंभव है। इसलिए मैं इस बात के लिए जरूर तवज्जो देती हूँ कि हर पुरुष और नारी, बच्चे, समाज के हर वर्ग को संस्कृति की पालना करना चाहिए। मैं इसी बात के साथ में अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. My deep regard and sincere gratitude to you, ma'am, for sparing your valuable time with us. We are grateful to you for sharing your experience with our guest and participant. I would like to present a virtual souvenir as a token of gratitude. We will have the question answer round now for the session one. Miss Vimi Talwar, she's from Frankfurt Institute of Air Hostess, New Delhi, want to ask to Miss Anita Jha, ma'am, during maternity period, women miss certain opportunities in the workplace, even being the most deserving candidate. Ma'am, we need your comment or any of our guests, eminent guests. I'm here.
Okay. Can you repeat the question again? Basically, she wants Yes, to ma'am. know during maternity period. Yeah. Women miss certain opportunities in the workplace, even being the most deserving candidate. Well, you need to take it otherwise. Yes, I do accept the fact that at times people don't value us, but in long run, if you see, we are the one who are called for.